हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आज के सामान्य ज्ञान के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 40 ऐसे जीके क्वेश्चन जो आप सभी के आने वाले बिहार पुलिस एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आप सभी प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे जा रहा है, मौर्य काल में कंठ कशोधन न्यायालय किस प्रकार के मामलों की सुनवाई करता था। मौर्य काल में कंठ कशोधन न्यायालय किस प्रकार के मामलों की सुनवाई करता था। तो याद रखना है किस प्रकार के मामलों की सुनवाई करता था। फौजदारी मामले, आपराधिक और राज्यों के विरुद्ध अपराध के मामले जो है सुनवाई करता था। मौर्य काल में कंठ कशोधन न्यायालय किस प्रकार के मामलों की सुनवाई करता था। फौजदारी मामले, अपराधी और राज्य के विरुद्ध अपराध होने वाले मामलों की सुनवाई करता था। क्वेश्चन नंबर 1 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे जा रहा है, वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के सियाराम सिंह ने किस जिले में सियाराम दल का गठन कर ब्रिटिश शासन को चुनौती दी थी। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के सियाराम सिंह ने किस जिले में सियाराम दल का गठन कर ब्रिटिश शासन को चुनौती दी थी। तो याद रखना है किस जिले में, भागलपुर जिले में सियाराम दल का गठन कर ब्रिटिश शासन की चुनौती दी थी, भागलपुर में। क्वेश्चन नंबर 2 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार यदि किसी राज्य के राज्यपाल का पद अचानक रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राज्य नियुक्त कर सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार यदि किसी राज्य के राज्यपाल का पद अचानक रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। तो याद रखना है अनुच्छेद 160 के तहत। क्वेश्चन नंबर 3 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा रहा है, पादप कोशिकाओं में स्थित पेरोक्सियोम नामक कोशिकांग मुख्य रूप से किस महत्वपूर्ण जैविक क्रिया में भाग लेता है। पादप कोशिकाओं में स्थित पेरोक्सिसोम नामक कोशिकांग मुख्य रूप से किस महत्वपूर्ण जैविक क्रिया में भाग लेता है, किस प्रक्रम जैविक क्रिया में भाग लेता है। तो याद रखना है किस महत्वपूर्ण जैविक क्रिया में भाग लेता है। तो याद रखना आपको प्रकाश श्वसन जैविक क्रिया में भाग लेता है। क्वेश्चन नंबर 4 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, वर्ष 1912 में जब बिहार बंगाल से अलग होकर एक नया प्रांत बना तब बिहार के प्रथम उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बनाए गए थे। वर्ष 1912 में जब बिहार बंगाल से अलग होकर नया प्रांत बना तब बिहार के प्रथम उप राज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बनाए गए थे। तो याद रखना है लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बनाए गए थे, चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। क्वेश्चन नंबर 5 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, अर्थशास्त्र में लाफर वक्र किन दो महत्वपूर्ण कारकों के बीच के संबंध को प्रदर्शित करता है। अर्थशास्त्र में लाफर वक्र किन दो महत्वपूर्ण कारकों के बीच के संबंध को प्रदर्शित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कर की दर और सरकार को प्राप्त कुल राजस्व। अर्थशास्त्र में लाफर वक्र किन दो महत्वपूर्ण कारकों के बीच के संबंध को प्रदर्शित करता है। तो कर की दर और सरकार को प्राप्त कुल कर राजस्व। क्वेश्चन नंबर 6 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में पाई जाने वाली अवरक प्रदात्री चट्टानें मुख्य रूप से किस पर्वत श्रृंखला का पूर्वी विस्तार मानी जाती है। बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में पाई जाने वाली अवरक प्रदात्री चट्टानें मुख्य रूप से किस पर्वत श्रृंखला का पूर्वी विस्तार मानी जाती है। किस पर्वत श्रृंखला का पूर्वी विस्तार मानी जाती है, तो आपको याद रखना है छोटा नागपुर का पठार। क्वेश्चन नंबर 7 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, किसी तत्व की परमाणु संख्या उसके नाभिक में उपस्थित किसकी संख्या के बिल्कुल बराबर होती है। किसी तत्व की परमाणु संख्या उसके नाभिक में उपस्थित किसकी संख्या के बिल्कुल बराबर होती है। तो याद रखना है किसकी संख्या के बिल्कुल बराबर होती है, तो प्रोटॉन की संख्या के बिल्कुल बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 8 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है, दक्षिण भारत के काकतीय वंश की किस प्रसिद्ध महिला शासक
ने रुद्रदेव महाराज का नाम धारण कर लगभग 35 वर्ष तक शासन किया था। दक्षिण भारत के काकतीय वंश की किस प्रसिद्ध महिला शासक ने रुद्रदेव महाराज का नाम धारण कर लगभग 35 वर्षों तक शासन किया था? तो याद रखना है, लगभग 35 वर्षों तक शासन किया था रुद्रमा देवी। क्वेश्चन नंबर 9 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रुद्रमा देवी ने 35 वर्षों तक शासन किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 से पूछा जा रहा है, मानव मस्तिष्क का कौन सा विशिष्ट भाग शरीर की मुद्रा, संतुलन और ऐच्छिक पेशियों के संकुचन को नियंत्रित करता है? मानव मस्तिष्क का कौन सा विशिष्ट भाग शरीर की मुद्रा, संतुलन और ऐच्छिक पेशियों के संकुचन को नियंत्रित करता है? तो याद रखना है अनुमस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 10 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अनुमस्तिष्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, शेरशाह सूरी के शासन काल में मुंसिफान नामक प्रशासनिक अधिकारी का मुख्य कार्य क्या था? शेरशाह सूरी के शासन काल में मुंसिफान नामक प्रशासनिक अधिकारी का मुख्य कार्य क्या था? तो उनका मुख्य कार्य क्या था? परगने के दीवाने, न्याय और प्रशासनिक व्यवस्था की देखरेख करना था। परगने की दीवाने, न्याय और प्रशासनिक व्यवस्था की देखरेख करना। क्वेश्चन नंबर 11 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के किसी विषय पर 2 या 2 से अधिक राज्यों की संसद से अनुरोध करने पर संसद कानून बना सकती है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के किसी विषय पर 2 या 2 से अधिक राज्यों की संसद से अनुरोध करने पर संसद कानून बना सकती है? तो याद रखना है, संसद कानून बना सकती है कितने? अनुच्छेद 252 के तहत बना सकती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के किसी विषय पर 2 या 2 से अधिक राज्यों की संसद से अनुरोध करने पर संसद कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 252 के तहत। क्वेश्चन नंबर 12 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को नगद वेतन देने के स्थान पर इक्ता भूमि का टुकड़ा देने की प्रथा को पूरी तरह वंशानुगत बना दिया था? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को नकद वेतन देने के स्थान पर इक्ता भूमि का टुकड़ा देने की प्रथा को पूरी तरह वंशानुगत किया था? तो याद रखना है, नगद वेतन देने के स्थान पर इक्ता भूमि का टुकड़ा देने की प्रथा को पूरी तरह वंशानुगत किया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 13 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा रहा है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश के वेग में परिवर्तन के कारण किरण के अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को क्या कहते हैं? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश के वेग में परिवर्तन के कारण किरण के अपने मार्ग में विचलित होने की घटना को क्या कहते हैं? तो विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है, वर्ष 1940 में बिहार के रामगढ़ अब झारखंड में आयोजित कांग्रेस के 53वें वार्षिक अधिवेशन के मुख्य अध्यक्ष कौन थे? वर्ष 1940 में बिहार के रामगढ़ अब झारखंड में आयोजित कांग्रेस के 53वें वार्षिक अधिवेशन के मुख्य अध्यक्ष कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 15 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। वर्ष 1940 में बिहार के रामगढ़ अब झारखंड में आयोजित कांग्रेस के 53वें वार्षिक अधिवेशन के मुख्य अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। क्वेश्चन नंबर 15 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है, मुगल काल में मुहतसिब नामक अधिकारी का मुख्य उत्तरदायित्व क्या था? मुगल काल में मुहतसिब नामक अधिकारी का मुख्य उत्तरदायित्व क्या था? तो मुख्य उत्तरदायित्व क्या था? तो याद रखना, प्रजा के नैतिक आचरण और सार्वजनिक सदाचार की देखरेख करना था। क्वेश्चन नंबर 16 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय द्वारा जबरन लागू नहीं कराया जा सकता। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय द्वारा जबरन लागू नहीं कराया जा सकता। तो याद रखना है अनुच्छेद 37 के तहत। क्वेश्चन नंबर 17 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है, जीव विज्ञान में आनुवांशिक कूट जेनेटिक कोड की खोज के लिए किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जीव विज्ञान में आनुवांशिक कूट जेनेटिक कोड की खोज के लिए किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आपको याद रखना है हरगोविंद खुराना को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हरगोविंद खुराना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा जा रहा है, वर्ष 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुए पूना पैक्ट के तहत दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुए पूना पैक्ट के तहत दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी। तो याद रखना है आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी, 147 सीटें कर दी गई थी। क्वेश्चन 19 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 147 सीटें कर दी गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 से पूछा जा रहा है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ गए क्रांतिकारियों में से कौन बिहार का गांधी के नाम से प्रसिद्ध हुए। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ गए क्रांतिकारियों में से कौन बिहार का गांधी के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। तो याद रखना है बिहार का गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए। तो याद रखना है आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है बिहार का गांधी के नाम से प्रसिद्ध हुए। क्वेश्चन नंबर 20 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से पूछा जा रहा है, महासागरों की तली में स्थित वह संकीर्ण और अत्यंत गहरा भाग क्या कहलाता है जिसकी ढाल बहुत तीव्र होती है। महासागरों की तली में स्थित वह संकीर्ण और अत्यंत गहरा भाग क्या कहलाता है जिसकी ढाल बहुत तीव्र होती है। तो याद रखना है जिसकी ढाल बहुत तीव्र होती है महासागरीय गर्त कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। महासागरों में तली में स्थित संकीर्ण और अत्यंत गहरा भाग क्या कहलाता है जिसकी ढाल बहुत तीव्र होती है, महासागरीय गर्त कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 से पूछा जा रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जब नकद आरक्षित अनुपात CRR में वृद्धि की जाती है तो वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नकद आरक्षित अनुपात CRR में वृद्धि की जाती है तो वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो साख सृजन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्षमता घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्षमता घट जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 से पूछा जा रहा है, वनस्पति विज्ञान में फर्न और हॉस्टल नामक पौधों को किस विशिष्ट वर्ग में अंतर्गत शामिल किया जाता है। वनस्पति विज्ञान में फर्न और हॉस्टल नामक पौधों को किस विशिष्ट वर्ग में अंतर्गत शामिल किया जाता है। ध्यान रखना है अंतर्गत शामिल किया जाता है ट्रेडोफाइटा में। वनस्पति विज्ञान में फर्न और हॉस्टेल नामक पौधों को किस विशिष्ट वर्ग के अंतर्गत शामिल किया जाता है, तो ट्रेडोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 23 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ट्रेडोफाइटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 से पूछा जा रहा है, वर्ष 1921 में बिहार का दौरा करने वाले ब्रिटिश शाही परिवार के किस सदस्य के आगमन पर पटना में पूर्ण हड़ताल का आयोजन किया गया था। वर्ष 1921 में बिहार का दौरा करने वाले ब्रिटिश शाही परिवार के किस सदस्य के आगमन पर पटना में पूर्ण हड़ताल का आयोजन किया गया था। तो याद रखना है पटना में पूर्ण हड़ताल का आयोजन किया गया था प्रिंस ऑफ वेल्स के अनुसार। वर्ष 1921 में बिहार का दौरा करने वाले ब्रिटिश शाही परिवार के किस सदस्य के आगमन पर पटना में पूर्ण हड़ताल आयोजन किया गया था। प्रिंस ऑफ वेल्स के कारण पटना में पूर्ण हड़ताल का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्रिंस ऑफ वेल्स के दौरान। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 25 से पूछे जा रहा है, प्रसिद्ध मध्यकालीन सूफी संत शरफुद्दीन यहाँ मनेरी का संबंध सूफिया के किस प्रमुख सिलसिले संप्रदाय से था? प्रसिद्ध मध्यकालीन सूफी संत शरफुद्दीन यहाँ मनेरी का संबंध सूफिया के किस प्रमुख सिलसिले संप्रदाय से था? तो किस प्रमुख सिलसिले संप्रदाय से था, तो आपको याद रखना है फिरदौसी सिलसिला से संप्रदाय से था। क्वेश्चन नंबर 25 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फिरदौसी सिलसिला। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची के तहत संसद के सदस्यों, मंत्रियों और न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिपादन के प्रारूप दिए गए हैं? भारतीय संविधान की किस अनुसूची के तहत संसद के सदस्यों, मंत्रियों और न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं? तो याद रखना है प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं तीसरी अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 26 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा है, किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है परंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है, क्या कहलाते हैं? किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है परंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है, तो क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? याद रखना, संभारिक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, संभारिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछा जा रहा है, बिहार के भोजपुर जिले में स्थित कुआरीदाह जलप्राप्त किस छोटी पहाड़ी नदी के मार्ग में बनता है? बिहार के भोजपुर जिले में स्थित कुआरीदाह जलप्राप्त किस छोटी पहाड़ी नदी के मार्ग में बनता है? तो किस छोटी पहाड़ी नदी के मार्ग में बनता है? याद रखना है धोबा नदी पहाड़ी मार्ग में बनता है। धोबा नदी पहाड़ी नदी के मार्ग में बनता है। क्वेश्चन नंबर 28 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा जा रहा है, महात्मा गांधी ने वर्ष 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू करने से ठीक पहले अपनी कौन सी प्रसिद्ध ब्रिटिश उपाधि वापस लौटा दी थी? महात्मा गांधी ने वर्ष 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू करने से ठीक पहले अपनी कौन सी प्रसिद्ध ब्रिटिश उपाधि वापस लौटा दी थी? तो याद रखना है कौन सी प्रसिद्ध ब्रिटिश उपाधि वापस लौटा दी थी? तो कैसर ए हिंद वापस लौटा दी थी। क्वेश्चन नंबर 29 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कैसर ए हिंद जो है ब्रिटिश उपाधि वापस लौटा दी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है, जब सरकारी व्यय सरकारी की कुल राजस्व और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों से अधिक हो जाता है तो इस अंतर को क्या कहते हैं? जब सरकारी व्यय सरकार की कुल राजस्व और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों से अधिक हो जाता है तो इस अंतर को क्या कहते हैं? तो याद रखना, तो इस अंतर को क्या कहते हैं? राजकोषीय घाटा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजकोषीय घाटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से पूछा जा रहा है, मानव नेत्र के अग्रभाग में स्थित वह पारदर्शी झिल्ली क्या कहलाती है जिससे होकर प्रकाश की किरणें आँख में प्रवेश करती है और अधिकांश अपवर्तन यहीं होता है? मानव नेत्र के अग्रभाग में स्थित वह पारदर्शी झिल्ली क्या कहलाती है जिससे होकर प्रकाश की किरणें आँख में प्रवेश करती है और अधिकांश अपवर्तन यहीं होता है? तो याद रखना, स्वच्छ मंडल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 31 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, स्वच्छ मंडल कहलाता है, प्रवेश करती है और अधिकांश अपवर्तन यही होता है स्वच्छ मंडल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा जा रहा है, वर्ष 1740 में बंगाल के नवाब सरफराज खान और अली वर्दी खान के बीच कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था जिसके बाद अली वर्दी खान का बंगाल का नवाब बना? वर्ष 1740 में बंगाल के नवाब सरफराज खान और अली वर्दी खान के बीच कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था जिसके बाद अली वर्दी खान बंगाल का नवाब बना? तो आपको याद रखना है, गिरिया के युद्ध के बाद जो है अली वर्दी खान जो है बंगाल का नवाब बना था। गिरिया का युद्ध याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गिरिया का युद्ध। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 से पूछा जा रहा है, प्राचीन भारत के किस राजवंश के शासकों ने सातवाहन काल के बाद दक्षिण भारत में ब्राह्मणों
को भूमि दान देने की प्रथा को सबसे अधिक बढ़ावा दिया था। प्राचीन भारत के किस राजवंश के शासकों ने सातवाहन काल के बाद दक्षिण भारत में ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा को सबसे अधिक बढ़ावा दिया था? तो ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा को सबसे अधिक बढ़ावा दिया था, याद रखना है, वाकाटक वंश ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 33 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वाकाटक वंश ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को यह अधिकार है कि वह नए राज्यों का निर्माण कर सकती है और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को यह अधिकार है कि वह नए राज्यों का निर्माण कर सकती है और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है? तो याद रखना है आपको, अनुच्छेद 3 के तहत। क्वेश्चन नंबर 34 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा जा रहा है, अम्लों और क्षारों की आधुनिक अवधारणा के अनुसार वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है क्या कहलाता है? अम्लों और क्षारों की आधुनिक अवधारणा के अनुसार वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है तो क्या कहलाता है? प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है तो क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 35 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा है, बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध हसन खान सूरी का मकबरा स्थित है जो शेर शाह सूरी के पिता थे? बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध हसन खान सूरी का मकबरा स्थित है जो शेर शाह सूरी के पिता थे? तो याद रखना है किस जिले में स्थित है, रोहतास में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा रहा, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल अलमागरीपुर वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल अलमागीरपुर वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है? किस जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है? याद रखना है मेरठ में। क्वेश्चन नंबर 37 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मेरठ। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है, अर्थशास्त्र में रेपो दर वह दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक किसे लघु अवधि के लिए धन उधार देता है? अर्थशास्त्र में रेपो दर वह दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक किसे लघु अवधि के लिए धन उधार देता है? तो लघु अवधि के लिए धन उधार देता है तो याद रखना है वाणिज्यिक बैंकों के देता है। अर्थशास्त्र में रेपो दर वह दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक किसे लघु अवधि के लिए धन उधार देता है? लघु अवधि के लिए उधार देता है तो वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। क्वेश्चन नंबर 38 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लघु अवधि के लिए धन उधार देता है वाणिज्यिक बैंकों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 39 से पूछा जा रहा है, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया चैन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन को अवशोषित करने वाली छड़ें मुख्य रूप से किस तत्व की बनी होती है? नाभिकीय रिएक्टरों में श्रृंखला अभिक्रिया चैन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन को अवशोषित करने वाली छड़ें मुख्य रूप से किस तत्व की बनी होती है? तो याद रखना है किस तत्व की बनी होती है? कैडमियम या ब्रोन की बनी होती है, कैडमियम या ब्रोन। क्वेश्चन 39 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कैडमियम या ब्रोन की बनी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा जा रहा है, बिहार के किस जिले में उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य के अलावा प्रसिद्ध मदनपुर वन स्थित है जो बाघों और अन्य वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास है? बिहार के किस जिले में उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य के अलावा प्रसिद्ध मदनपुर वन स्थित है जो बाघों और अन्य वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास है? तो याद रखना वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास है पश्चिमी चंपारण। क्वेश्चन नंबर 40 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। और 40 में से आप सभी का कितना सही हुआ कमेंट जरूर कीजिएगा।